कृष्णा डिजिटल स्कूल प्रस्तुत करता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ए लैंग्वेज ऑफ लाइफ की बुक समरी। ये बुक मार्शल बी रोजनबर्ग के द्वारा लिखी गई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अपनी लाइफ में दो टाइप के लोगों को नोटिस किया होगा। पहले तो वो लोग जो हर छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो देते हैं। गुस्सा उनकी नाक पर होता है। बस जरा सी बात बिगड़ने की देर है और वो गुस्से में आकर सारी सीमाएं तोड़कर बिहेव करने लगते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो हमेशा शांत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है या उन्हें कोई बात बुरी नहीं लगती। गुस्सा उन्हें भी आता है और बातें उन्हें भी बुरी लगती है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में भी खुद को शांत रखते हैं। सामने वाले से बिहेव करते वक्त कौन से शब्दों का चुनाव करना है और किस तरह गुस्से को जाहिर करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को छोटी छोटी गलती पर भी उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं या बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटने लग जाते हैं। वही बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चों के साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो। वो फिर भी उन्हें प्यार से ही समझाते हुए आगे ऐसी गलती दोबारा ना करने के लिए समझाते हैं। अब आप खुद सोचकर बताइए, क्या लगता है आपको, किस तरह से बच्चे से पेश आना ठीक होता है? वायलेंट तरीके से या नॉन वायलेंट तरीके से? क्या आपको लगता है कि बच्चों के साथ या किसी के भी साथ नॉन वायलेंट तरीका अपनाकर आप उन्हें अपनी बात मनाने के लिए राजी कर सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि इस तरह से बिहेव करके आप किसी के मन में खुद के लिए सम्मान बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं। आप गुस्सा दिखाकर या वायलेंट तरीके से पेश आकर लोगों को कुछ देर के लिए डरा जरूर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करके कभी भी दूसरों से सम्मान नहीं हासिल कर सकते। सम्मान पाने के लिए आपको हम्बल बनना पड़ेगा। आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तभी सामने वाला भी आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। पहला तो ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने नॉर्मल नेचर छोड़कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बिल्कुल वायलेंट बिहेव करने लग जाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर कैसे कुछ लोग बिल्कुल टेंस सिचुएशन में या बेहद गुस्से वाले माहौल में भी वायलेंट नहीं होते। आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन में भी किसी इंसान को नॉर्मल रखती है, और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको वायलेंट बिहेवियर के लिए उकसाती है। तो इस बुक के राइटर मिस्टर मार्शल बी रोजनबर्ग ने अपनी इस बुक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश की है। रोजनबर्ग अमेरिका के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट, टीचर और बेस्ट सेलर ऑथर भी है। उन्होंने इस बुक के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों कोई इंसान गुस्से में आकर वायलेंटली बिहेव करने लगता है और कैसे कोई खुद के इस बिहेवियर को चेंज करके नॉन वायलेंट तरीके से पेश आना सीख सकता है। रोजनबर्ग ने अपनी लाइफ के भी काफी सारे इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस के जरिए भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के फायदों को समझाने की कोशिश की है। ये बुक समरी हर तरह के लोग, हर एज ग्रुप और हर प्रोफेशन के लोगों के लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी इस बुक को सभी को पढ़ने के लिए रेकमेंड किया है। वो बताते हैं कि इस बुक ने उनके लाइफ में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। इसलिए आज हम भी आपके लिए लेकर आए हैं इस बुक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। जैसा कि हमने आपको इस बुक के इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि इस बुक के जरिए हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के तरीके सीखने वाले हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम ये समझाते हैं कि आखिर नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है क्या। बेसिकली जब हम किसी से बात करते हैं तो उस टाइम हमारे शब्दों का चुनाव और हमारे बोलने का लहजा ही ये डिसाइड करता है कि हम वायलेंट तरीके से बात कर रहे हैं या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम गुस्से में आने के बाद काफी कड़े शब्दों का और तेज लहजे में चिल्लाते हुए बात कर रहे हैं, या फिर हम बेहद गुस्से में आने के बाद भी नॉर्मल तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही बिहेवियर डिसाइड करता है कि हम वायलेंट कम्युनिकेटर है या नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर। इस बुक के राइटर रोजनबर्ग बताते हैं कि एक नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर बनने का कुछ खास प्रोसेस है, जिसे वो एनवीसी प्रोसेस यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। एनवीसी प्रोसेस का मेन मोटिव ये है कि आप जब भी किसी से बात करें तो उससे दिल का रिश्ता बना ले। अगर आप हर सिचुएशन में ऐसा करने की कला सीख लेते हैं तो फिर सामने वाला चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी वायलेंट क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच हमेशा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ही होगा। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी कि अहिंसक बातचीत का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की कला को सीखने के लिए जरूरी एनवीसी प्रोसेस के 4 मेन कॉम्पोनेंट्स है। पहला कॉम्पोनेंट है ऑब्जर्व। मीन्स सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि करंट सिचुएशन में चल क्या रहा है
सामने वाला इंसान क्या कर रहा है या क्या कर रहा है, उसके एक्शन का हमारे ऊपर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है और आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब हम सामने वाले के बिहेवियर या उसकी बातों को ऑब्जर्व करेंगे तब हमारे सामने दो कंडीशंस हो सकती है। या तो हम उसके बिहेवियर को या उसकी बातों को पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। अब सेकेंड कंपोनेंट या नेक्स्ट स्टेप है फील करना। जब हमने सामने वाले के एक्शन को ऑब्जर्व किया तब हम कैसा फील कर रहे हैं, हमें उसके बिहेवियर से खुशी मिल रही है, तकलीफ हो रही है या हमें गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है हमारी जरूरत, यानी कि इस टाइम हम जो कुछ फील कर रहे हैं उसके लिए हमारी जरूरत क्या है, मीन्स अभी हम इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं। और फिर आता है चौथा कंपोनेंट यानी कि रिक्वेस्ट, हम जो चाहते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट करें। एनवीसी के इन चारों कंपोनेंट को आप एक छोटे से एग्जाम्पल में आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई माँ है तो वो एनवीसी के 3 कंपोनेंट को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकती है। वो अपने बेटे से कहती है कि फेलिक्स, जब मैं तुम्हारे सॉक्स को कॉफी टेबल या टीवी के सामने फेंका हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिखरा हुआ कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके स्टेटमेंट में एनवीसी के 3 कंपोनेंट्स तो आ गए। पहला, उसने ऑब्जर्व किया कि कमरे में सामान फैला हुआ है। दूसरा, उसने फील किया कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। एंड फिर तीसरा कंपोनेंट है उसकी जरूरत। यहाँ वो चाहती है कि उसका बेटा सॉक्स को सही जगह पर रखे। और अब आता है चौथा कंपोनेंट यानी कि रिक्वेस्ट। उसने अपने बेटे से रिक्वेस्ट किया कि बेटा, या तो तुम इन सॉक्स को अपने रूम में रखो या फिर इसे वॉशिंग मशीन में डाल दो। इस चौथे कंपोनेंट का मतलब यही है कि हम सामने वाले इंसान से क्या चाहते हैं, वो क्या ऐसा करे जिससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनवीसी के इस रूल को आपको सिर्फ तभी नहीं फॉलो करना है जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, बल्कि तब भी फॉलो करना है जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं। हो सकता है कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहा हो जो कि आप उससे करते हैं। एनवीसी एक ऐसा रूल है जिसे हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। फिर चाहे आपका इंटीमेट रिलेशनशिप हो, फैमिली मेंबर्स के बीच कोई बात हो रही हो, आप स्कूल के स्टूडेंट है, किसी संस्था में काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, कोई थेरेपी करते हो या आप 2 लोगों के बीच किसी भी तरह का समझौता ही क्यों ना करवा रहे हो, हर जगह पर एनवीसी का ये रूल और उसके 4 कंपोनेंट हमेशा आपकी मदद करेंगे। वास्तव में एनवीसी एक ऐसा मेथड है जो कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है। जाहिर है, जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को फील करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका उस इंसान के साथ एक खास रिश्ता बन जाता है। और एक बार आप अगर ऐसा कर ले तो आप चाहे किसी प्रोफेशन में हो या फिर किसी के साथ पर्सनल रिलेशन में, हर जगह आप एक खास जगह बना लेंगे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एनवीसी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप न सिर्फ इस एनवीसी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, बल्कि अब आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते समय इसका ख्याल रखेंगे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने का दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नुस्खा यह है कि आप लोगों को जज करना बंद कीजिए। किसी को क्रिटिसाइज करके आप कभी भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसको समझने का सीधा सा फंडा है, जो चीज आप खुद के साथ होना पसंद नहीं करते हैं वो दूसरों के साथ भी मत कीजिए। आप दूसरों को जज मत कीजिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। और अगर आप दूसरों को जज कर रहे हैं तो समझिए कि आप खुद को भी जज कर रहे हैं। जज करने का मतलब यह है कि आप किसी की कमी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप दूसरों की कमी नोटिस कर रहे हैं और उसे सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर एक तरह से आप खुद की कमी को भी दूसरों के सामने ला कर रख रहे हैं, या आप खुद को भी दूसरों को जज करने का मौका दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो बहुत सोता है, या वो बहुत पैसे खर्च करता है, या उसको बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को एनालाइज करते रहते हैं, उस पर फोकस रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपना जजमेंट देते हैं तो उस टाइम आपके जो शब्द होते हैं वो वायलेंट कम्युनिकेशन में आते हैं। सपोज आप रोड पर जा रहे हैं और कोई तेज हॉर्न मारकर आपके बगल से निकल गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा और उस रिएक्शन को जाहिर करने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप कॉलेज में स्टूडेंट है और आपके टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट करने के लिए दिया है। अब अगर आपका नेचर जज करने वाला है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करने लग जाएंगे कि असाइनमेंट अच्छा है या बुरा। अगर असाइनमेंट अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो असाइनमेंट पसंद नहीं आया तो फिर आप जजमेंटल बनकर ये कहने लगेंगे कि टीचर ने बहुत बकवास असाइनमेंट दे दिया है। यह असाइनमेंट अच्छा है या खराब, ये डिसीजन लेने का आपको हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जजमेंटल बनकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं जो आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो फिर आप उस चीज़ के लिए बुरा बोलने लग जाते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि तभी आपके वायलेंट कम्युनिकेशन का जन्म होता है। एक तरह से देखा जाए तो वायलेंट या नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ही डिपेंड करता है।
ऐसे में अगर हम किसी भी कारण से या किसी भी सिचुएशन में फॉल्स लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम वायलेंट कम्युनिकेशन करने वाले लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को जज करते हैं तो आप एक वायलेंट कम्युनिकेटर ही कहे जाएंगे। मुद्दा यह है कि आप किसी को जज करने के बाद किस तरह से अपने जजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या किसी को जज भी करते हैं तो इसे इस तरह से एक्सप्रेस कीजिए कि इसे सामने वाले का फायदा हो, वो खुद में सुधार करे और साथ ही साथ इसमें आपका भी फायदा हो। ऐसा करके कम से कम आप उस इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशन तो बना ही लेंगे, वरना लोगों को क्रिटिसाइज करने की आदत की वजह से आपने न जाने कितने लोगों का रिलेशन खराब होते हुए देखा ही होगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपको वायलेंस नहीं पसंद है। अब आप इसके बारे में अपना जजमेंट देते हुए कहते हैं मुझे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है और जो लोग दूसरों की हत्या करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अब अपने इस जजमेंट को अगर आप कुछ इस तरह से कहें कि मुझे किसी भी समस्या को हल करने के लिए हिंसा करना पसंद नहीं है, मैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने में यकीन रखता हूँ। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपके कहने का मतलब तो एक ही है कि आपको वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके शब्दों ने उसी बात को कितना वायलेंट और नॉन वायलेंट बना दिया। जज करने की ही तरह है कंपैरिजन करना। जब हम किसी एक इंसान की दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो भी हम वायलेंट कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं। फिर चाहे हम वो तुलना अपने बच्चों की कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ की कर रहे हो या अपने रिलेशन की कर रहे हो, जब भी हम अपने आसपास के लोगों की किसी भी चीज की तुलना किसी और से करने लगते हैं तो समझिए हम वायलेंट कम्युनिकेशन को जन्म दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ऐसा करते टाइम हमारा इंटेंशन उन्हें बेहतर बनाने का हो, लेकिन फिर से हमारे शब्द और बोलने का तरीका ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले के लिए वायलेंट कम्युनिकेटर बन जाते हैं। तो आप लोगों की तुलना करना बंद कर दीजिए, और अगर आपके ऐसा करने का मकसद सिर्फ उन्हें बेहतर बनाना है तो आप इसके लिए तुलना करने के बजाय कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। आप उनकी कमियों के साथ उनकी खूबियों को भी जाहिर करते हुए उन्हें बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज है आपकी डिमांड करने की आदत। ये भी आपके भीतर की दयालुता को खत्म कर आपको वायलेंट कम्युनिकेटर की लाइन में खड़ा कर देती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी इच्छाओं को अपनी माँ के सामने या पत्नी के सामने डिमांड के रूप में रखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन उनको आपके बात करने का लहजा बुरा भी लग सकता है। वही अगर आप इसी इच्छा को रिक्वेस्ट मोड में डालकर कहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी भी होगी और आपका रिलेशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी आप डिमांड को रिक्वेस्ट मोड में बदलकर लोगों की नजर में अपनी इमेज बदल सकते हैं। कुल मिलाकर चाहे जज करना हो, तुलना करना हो या डिमांड करना हो, सब कुछ करने के लिए आपको शब्दों का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी चाहिए। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पर आपके शब्द और बोलने का तरीका ही डिसाइड करता है कि आप वायलेंट कम्युनिकेटर हो या नॉन वायलेंट। जैसा कि हमने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन के मेथड एनवीसी में ही डिस्कस किया था कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन का पहला कंपोनेंट है ऑब्जर्व करना। मीन्स आप जब भी किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कभी भी उसको इवैल्यूएट मत कीजिए। इस चैप्टर में हम इसी बात को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। किसी को ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बारे में कोई डिसीजन देना है या कोई धारणा बनानी है। हो सकता है कि आप अगर किसी को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आपके मन में उस इंसान की एक अलग इमेज बन जाती है, लेकिन अब अगर आप उसकी इस इमेज के बारे में कोई डिसीजन सुनाते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको वायलेंट कम्युनिकेटर की लाइन में खड़ा कर देता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे बोलने का तरीका खुद ब खुद ऐसा हो जाता है जो कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। इंडियन फिलोसोफर मिस्टर जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि बिना कोई रिजल्ट दिए किसी को ऑब्जर्व करना इंसान की इंटेलिजेंस का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। यानी अगर ऐसा करना आप सीख जाते हैं तो समझिए आप सबसे बुद्धिमान इंसान में से एक है। इस बुक के राइटर रोजनबर्ग ने जब जे कृष्णमूर्ति की ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बकवास लगी और उनके मुंह से निकल पड़ा, क्या बकवास है ये। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करते हुए वो खुद जे कृष्णमूर्ति को इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर उन्हें इस बात की गहराई समझ में आई। असल में अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद उनके बारे में अपना ओपिनियन देने के बजाय सिंपल तरीके से उनकी बात बताने लग जाए तो कितना बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी को डायरेक्ट आलसी कहने के बजाय ये कह सकते हैं कि उसे नींद बहुत आती है, या वो बहुत खराब प्लेयर है, ये कहने के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि वो पिछले 5 मैच में एक भी रन नहीं बना पाया है। तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका कितना बदल जाता है। रोजनबर्ग एक छोटी सी स्टोरी शेयर भी करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार उन्हें एक स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना पड़ा। दरअसल स्कूल के मेंबर्स और बाकी स्टाफ ने ये कंप्लेन की थी कि उनके और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच काफी कम्युनिकेशन गैप है। तो रोजनबर्ग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कूल पहुंचे। वहां उन्हें स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफ से पता चला कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है।
इसी वजह से उनके यहाँ पर टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच कम्युनिकेशन गैप बन गया है। वहाँ के स्टाफ और टीचर्स ने एक सुर में कहा कि प्रिंसिपल बहुत बकबकी है। इसके बाद रोजनबर्ग सभी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स को लेकर प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। वहां रोजनबर्ग ने भी नोटिस किया कि प्रिंसिपल बिना किसी को बोलने का मौका दिए बगैर अपनी ही कहानी कहे जा रहे हैं। वहां बैठे लोग बोर हुए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी कहानी खत्म ही नहीं कर रहा है। आखिरकार रोजनबर्ग ने सब्र तोड़ते हुए कहा, कोई कुछ बोलेगा? उनकी बात सुनने के बाद वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया और फिर एक टीचर ने उठकर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए सीधा कह दिया, आप बहुत बकवास करते हैं। जैसा कि इस स्टोरी से आपको पता चल रहा होगा कि कई बार ऑब्जर्वेशन को इवैल्यूएट से अलग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इसलिए जे कृष्णमूर्ति ने यह कहा था कि बिना कोई रिजल्ट दिए किसी को ऑब्जर्व करना इंसान की इंटेलिजेंस का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। खैर, उस टीचर के ऐसा बोलने के बाद प्रिंसिपल को भी एहसास हुआ कि वो बहुत बकवास करते हैं और उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर से कहा कि उन्होंने पहले ही उन्हें इस बात के बारे में अवेयर कर देना चाहिए था। आखिरकार रोजनबर्ग ने वहां के स्टाफ और टीचर्स को कुछ ऐसे तरीके बताए जिससे वो बहुत जेंटल वे में और प्यार से प्रिंसिपल को उनकी इस बुरी आदत के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी भाषा ही डिसाइड करती है कि आप वायलेंट कम्युनिकेटर है या नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर। इस चैप्टर के एंड में आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझ आ गया होगा। आप ऑब्जर्व हर किसी को कीजिए, लेकिन उनका असेसमेंट मत कीजिए, यानी कि उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए। बेशक ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप इसे अपने बोले जाने वाले शब्दों के सिलेक्शन से थोड़ा आसान बना सकते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस शब्दों का खेल है और आपको इस खेल में माहिर होना है। एनवीसी का पहला कंपोनेंट है बिना किसी को जज करते हुए ऑब्जर्व करना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना कि आप लोगों को ऑब्जर्व तो कीजिए, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट देते हुए उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करते वक्त हम ऐसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग कर जाते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है और फिर चाहकर भी हम उस इंसान के साथ एक स्वीट रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं कर पाते हैं। अब एनवीसी का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फीलिंग, यानी कि आपकी भावना। किसी के साथ भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का रिलेशन बनाने के लिए आपको अपनी भावनाओं को पहचानना होगा और इसे पहचानने के साथ ही सही तरीके से सामने वाले के सामने जाहिर भी करना होगा, क्योंकि कई बार जब आप अपने मन की सच्ची फीलिंग्स को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं और सामने वालों को आपकी फीलिंग्स समझ में आ जाती है, तो फिर वहां पर एक खास रिश्ता बन जाता है। फीलिंग्स की एक खास बात यह है कि आप जब तक दूसरों के सामने जाहिर नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं पता चलने वाला है कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यहां मुश्किल तब होती है जब हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने जाहिर करते हुए उन्हें अनजाने में हर्ट कर जाते हैं। रोजनबर्ग इस बात को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। स्टोरी ऐसी है कि एक बार रोजनबर्ग किसी स्कूल में बच्चों को यही एनवीसी का चैप्टर पढ़ाने के लिए गए ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सके। रोजनबर्ग का यह पहला एक्सपीरियंस था और वो काफी नर्वस भी थे। जब वो क्लास में पहुंचे और उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, तब भी वो काफी नर्वस नजर आ रहे थे। इस दौरान क्लास में कोई भी स्टूडेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन रोजनबर्ग की नर्वसनेस को सभी स्टूडेंट नोटिस कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद एक स्टूडेंट ने उनसे सीधा बोल दिया, आपको ब्लैक स्किन वाले लोगों से डर लगता है ना, इसलिए आप डरे हुए हैं। रोजनबर्ग अचंभित होकर उसकी तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने उस स्टूडेंट के सामने अपनी फीलिंग्स रखते हुए बताया कि वो इसलिए नर्वस है क्योंकि आज ये उनकी पहली क्लास है। फिर उन स्टूडेंट्स ने रोजनबर्ग की फीलिंग को समझा और आखिर में उन सब ने एनवीसी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। इस स्टोरी का मॉरल यह है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से दूसरों के सामने नहीं जाहिर करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपको गलत समझ ले और आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है और आपको फील होता है कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर करेंगे? पूरी संभावना है कि आप डायरेक्ट अपने दोस्त से कह देंगे कि आई फील कि तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो, या दूसरी कंडीशन में हम ये अक्सर कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे गलत समझा जा रहा है, या हम कहते हैं कि जहां मैं काम करता हूं वहां लोग मेरी कीमत नहीं करते, वगैरह वगैरह। इन सब स्टेटमेंट्स में हम अपनी फीलिंग्स को जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन इसे जाहिर करने का तरीका गलत है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि आई फील कि तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो, तब हम अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हैं, बल्कि सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो। ठीक इसी तरह जब हम कहते हैं कि मुझे गलत समझा जा रहा है, तब भी हम अपनी फीलिंग नहीं जाहिर कर रहे हैं, बल्कि अपना डिसीजन सुनाते हुए दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और ये उनकी गलती है। जैसे अक्सर रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे से कह देते हैं कि आई फील तुम मुझे प्यार नहीं करते। वास्तव में ये आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, बल्कि सामने वाले को ये बता रहे हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करते। जब भी आई फील शब्द के बाद मैं, तुम, आप, वो, वे, की जैसे शब्द आते हैं, तो बेसिकली आप अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे होते हैं कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है। अगर फीलिंग बतानी है तो हम कहते हैं कि मुझे खुशी हो रही है, या मुझे दुख हो रहा है, या मुझे गुस्सा आ रहा है,
और अगर हम अपनी फीलिंग्स को इस तरह से जाहिर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन वायलेंट कम्युनिकेशन में बदल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी फीलिंग जाहिर करने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए? मतलब जब आप अपनी फीलिंग दूसरों के सामने जाहिर करें तो सिर्फ फीलिंग ही जाहिर करें, उन्हें ब्लेम ना करें या किसी को भी ब्लेम ना करें। हम जो सोचते हैं और हम जो फील करते हैं उसमें अंतर करना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं और अपनी सोच को जाहिर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर करते हो तो ये हमारी सोच है और हमको लगता है कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है। सोच और फीलिंग में बड़ा बारीक सा अंतर है जिसे हमें समझने की जरूरत है। तुम मुझे इग्नोर करते हो और कोई मुझे समझता नहीं है, ये स्टेटमेंट कहने के बजाय अगर हम ये कहें कि हम आपस में ज्यादा मिल नहीं पाते और मैं शायद अपनी बात आसानी से समझा नहीं पाता, तो बात का मतलब कितना बदल जाएगा। आप खुद गौर कीजिए। तुम मुझे इग्नोर करते हो, हम ज्यादा मिल नहीं पाते। एक तरह से हम दोनों ही स्टेटमेंट्स में अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन शब्दों के फेर से बातें कितनी बदल जाती है। पहले वाले तरीके में हो सकता है कि सामने वाले को आपकी बात बुरी भी लग जाए, लेकिन दूसरा तरीका ऐसा है जो कभी किसी को बुरा नहीं लग सकता। और इस तरीके से अगर आप अपनी बात कहेंगे तो लोग आपकी फीलिंग को न सिर्फ अच्छे से समझेंगे बल्कि उसे वैल्यू भी देंगे। तो इस चैप्टर में आपको समझ आ गया होगा कि अपनी फीलिंग्स को समझना और उसे दूसरों के सामने जाहिर करना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे बात हो पर्सनल रिलेशन की या प्रोफेशनल लाइफ की, हर जगह पर जो भी लोग आपके आसपास है और जिसके साथ आपका इंटरैक्शन होता है उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में जरूर बताते रहिए, क्योंकि फीलिंग्स शेयर करने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन फीलिंग्स जाहिर करते समय अपने सेंटेंसेस और शब्दों पर भी खूब ध्यान देना, क्योंकि आपका एक गलत स्टेटमेंट आपके नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को वायलेंट कम्युनिकेशन में बदल सकता है। एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का थर्ड कंपोनेंट है अपनी फीलिंग के पीछे की जरूरत को पहचानना। जैसा कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के लिए एनवीसी के 4 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें फील कीजिए, फिर उनकी जरूरत को समझिए और फिर उस जरूरत के अनुसार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। इन चारों पॉइंट्स का ध्यान आपको दोनों कंडीशन में रखना है, चाहे आप किसी से अपनी बात कर रहे हैं या सामने वाले की बात को आप सुन रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में अगर आप इन चारों पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप लोगों से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करने में सफल होंगे और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो फील करते हैं और उस फील के अकॉर्डिंग जो उनकी नीड होती है वो उसको जाहिर ही नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी की माँ हो सकती है। जैसा कि रोजनबर्ग बताते हैं कि एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि मैं पिछले 36 साल से तुम्हारे डैड से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो मेरी जरूरतें नहीं पूरी करते थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि इन बीते 36 सालों में मैंने कभी उन्हें अपनी जरूरत के बारे में बताया ही नहीं। रोजनबर्ग के माँ के स्टेटमेंट पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि शायद ये स्टेटमेंट हम सभी की माँ का हो सकता है। माँ ऐसी ही होती है, वो सब कुछ फील तो करती है लेकिन कभी अपनी जरूरत के बारे में किसी से कहती नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स के साथ ही अपनी नीड्स को भी दबा कर रखती है। जब रोजनबर्ग ने अपनी माँ के स्टेटमेंट के पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से ही उन्हें उनकी जरूरतों को दबाने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में अक्सर ऐसा लड़कियों के साथ होता है, उनकी जरूरतों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितना कि घर के बाकी मेंबर्स को, और इसी वजह से औरतों में अक्सर अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को दबा करके रखने की आदत बन जाती है। लेकिन हमें अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को दूसरों के सामने जाहिर करने की जरूरत है। आखिर तभी तो किसी को पता चलेगा कि हम चाहते क्या है, और शायद तभी हमारी ये फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी कि इतने सालों से किसी ने हमारी जरूरत को पूरा नहीं किया। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अपनी जरूरत को दूसरों के सामने जाहिर करना कितना जरूरी है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हम कैसे बिना किसी को हर्ट किए और बिल्कुल पोलाइट वे में अपनी नीड्स को दूसरों के सामने रखें। इसके लिए कुछ बातें समझनी जरूरी है। पहली तो ये कि जब कोई हमसे नेगेटिव वे में बात करता है तो हमारे पास उसकी बातों को एक्सेप्ट करने के 4 स्टेज होते हैं। पहला तो ये कि हम उसकी बातों के लिए पूरी तरह खुद को ब्लेम कर देते हैं। जैसे अगर किसी को कोई तकलीफ है और वो खुश नहीं है तो हम उसके लिए खुद को गुनहगार मान लेते हैं। एक तरह से स्टेज के लोगों को आप इमोशनल स्लेव भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है जब आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब आप पहले स्टेज में हर किसी की नाराजगी और दुख के लिए खुद को जिम्मेदार मानते मानते थक जाते हैं, तब आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई आपसे दुखी होकर कुछ कहता है तो फिर आप सीधे उनसे कहना शुरू कर देते हैं, मैं क्या करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है जो कि आप पहले स्टेज में रहते रहते ऐसे हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज है जब आप अपनी फीलिंग और नीड को समझने लगते हैं। अब आपको यह अनुभव हो चुका होता है कि आप किस चीज के लिए जिम्मेदार है और किस चीज के लिए नहीं है। इसके साथ ही आपको अपनी जरूरत का भी एहसास हो चुका होता है
और फिर आता है फोर्थ स्टेज, जिसमें आपको सामने वाले के नेगेटिव मैसेज में उसकी फीलिंग और उसकी ज़रूरत दिखाई पड़ने लग जाती है। इस स्टेज तक आते आते आप ये सीख चुके होते हैं कि आपको किन बातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है और किन बातों का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। इस स्टेज में आते आते आप ये भी जान चुके होते हैं कि कैसे आपको अपनी फीलिंग्स और ज़रूरत को दूसरों के सामने रखना है और कैसे दूसरों की फीलिंग्स और ज़रूरत को समझना है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कौन से स्टेज में है और चौथे स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको कितना एफर्ट करना है, क्योंकि अगर आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का नुस्खा सीखना चाहते हैं तो आपको चौथे स्टेज तक पहुंचना ही होगा। इस चैप्टर के अंत में आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए। जब भी आप अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को दूसरों के सामने जाहिर करें, तब भी आप अपने सेंटेंसेस और शब्दों का चुनाव बहुत संभल कर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कलीग से कहते हैं कि तुम जब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को मीटिंग रूम में छोड़ देते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब इसी बात को अगर आप इस तरह से कहे तो कैसा रहेगा? तुम जब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को मीटिंग रूम में छोड़ देते हो तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंपनी का सभी डॉक्यूमेंट सेफ रहे और अच्छे से रखा जाए। दोनों स्टेटमेंट्स में आपकी ज़रूरत तो जाहिर हो रही है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में आपका वायलेंट फेस सामने आ रहा है, जबकि दूसरे में आपके नॉन वायलेंट नेचर का प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीद है अब आप अपनी ज़रूरतों को दूसरों के सामने रखते हुए वायलेंट और नॉन वायलेंट तरीके के अंतर को समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आप अपनी फीलिंग्स और नीड्स को दूसरों के सामने रखने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको अपने सेंटेंसेस का खास ख्याल रखना है, तभी तो आप बन पाएंगे नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर। अभी तक इस बुक के चैप्टर्स में हमने एनवीसी के 3 मेथड्स ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स और जरूरत के बारे में जाना है। हम अब तक ये सीख चुके हैं कि कैसे हम बिना किसी को हर्ट किए और बिना किसी से बात बिगाड़े, उन्हें जज किए बिना, उन्हें क्रिटिसाइज किए बिना और बिना दूसरों को ब्लेम किए नॉन वायलेंट तरीके से अपने हक की बात कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी फीलिंग्स, अपनी जरूरत के बारे में बता भी सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में एनवीसी के 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिक्वेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम दूसरों के सामने अपनी बात को रखें या कैसे हम दूसरों के सामने अपनी डिमांड को रिक्वेस्ट के तौर पर रखें, ताकि उन्हें किसी भी हालत में हमारी बात बुरी ना लगे। रिक्वेस्ट हमेशा रिक्वेस्ट की तरह ही लगना चाहिए। अगर कहीं रिक्वेस्ट में ऑर्डर या डिमांड का फॉर्म आ जाता है तो फिर पूरी संभावना है कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब हमें ये समझना है कि आखिर कैसे हम अपनी ज़रूरत को दूसरों के सामने रिक्वेस्ट के तौर पर पेश करें, ताकि लोग न सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट की वैल्यू करें बल्कि बेझिझक होकर हमारी ज़रूरत को पूरी भी कर दे। आपकी रिक्वेस्ट को इफेक्टिव बनाने के कुछ खास टिप्स है जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला टिप यह है कि रिक्वेस्ट करते समय हमेशा आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव लैंग्वेज मीन्स जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें तो आप उनसे पॉजिटिव वे में बात करें। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करें तो पॉजिटिव वे में अपनी बात रखें। आपको जो पसंद है और जो आप उनसे चाहते हैं आप वो कहें। उस समय अपनी नापसंद को उनके सामने ना रखें। इस बात को समझाने के लिए रोजनबर्ग एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि एक बार वो स्कूल में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए। उन बच्चों की शिकायत ये थी कि उनके स्कूल का प्रिंसिपल रेसिस्ट था और वो काले रंग वाले बच्चों से नफरत करता था। रोजनबर्ग ने उन बच्चों से पूछा कि क्या आपने अपने प्रिंसिपल से ऐसा नहीं करने का रिक्वेस्ट किया? तो उन बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। फिर रोजनबर्ग ने उनसे सवाल किया कि आपने प्रिंसिपल से क्या कहा? इस पर उन स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि हमने सीधे जाकर उनसे कहा कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, आपको हमारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और फिर प्रिंसिपल ने हमें ऑफिस से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। अब रोजनबर्ग को यह समझ में आ गया था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर उन्होंने उन स्टूडेंट्स को समझाया कि उन्हें प्रिंसिपल के सामने अपनी बात पॉजिटिव वे में रखनी चाहिए। उन्हें अपनी नापसंद बताने की जगह उन्हें अपनी पसंद बताए। जैसे कि वो प्रिंसिपल के पास जाकर ये ना कहे कि हमें आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये कहे कि आप हम स्टूडेंट्स को सीधा ब्लैक स्टूडेंट्स कहकर ना बुलाए, या हमें स्कूल में हेयर पिन लगाकर आना है या नहीं इसका डिसीजन लेने वाले मेंबर्स में शामिल किया जाए। इस तरह से स्टूडेंट्स ने तकरीबन 30 ऐसी चीजों की लिस्ट तैयार की जो वो प्रिंसिपल से चाहते थे या जो उन्हें अच्छा लगता था। और फिर जब उन स्टूडेंट्स ने इस तरीके से अपनी बात प्रिंसिपल के आगे रखी तो फिर उन्होंने ब्लैक स्टूडेंट्स की सारी बात मान ली। तो ये होता है पॉजिटिव लैंग्वेज में रिक्वेस्ट करने का कमाल। आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें, फिर चाहे मैटर कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो, हमेशा इस तरह से रिक्वेस्ट कीजिए कि सामने वाला ऑफेंड ना हो, बल्कि उसका ध्यान आपकी रिक्वेस्ट और ज़रूरत पर ही फोकस रहे। रिक्वेस्ट करने का एक दूसरा टिप है कि आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करें तो वो क्लियर लैंग्वेज में हो। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सामने वाले को क्लियर पता होना चाहिए, तभी तो आपकी रिक्वेस्ट पर वो ज़रूरी स्टेप ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम या फीलिंग बताकर ही सामने वाले से हेल्प की उम्मीद कर लेते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और शायद आपको इसके लिए बाद में ब्लेम भी किया जा सकता है कि आपने खुलकर अपनी ज़रूरत को उनके सामने नहीं रखा। सो अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्लियर एंड लाउड लैंग्वेज में होना चाहिए। ध्यान रखें, क्लियर और लाउड मीन्स नॉन वायलेंट वे में और बिल्कुल हम्बल होते हुए पॉजिटिव लैंग्वेज में अपनी बात रखना होगा। और किसी भी हालत में आपकी रिक्वेस्ट डिमांड की तरह नहीं लगनी चाहिए।
सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। आपकी रिक्वेस्ट तब लोगों को डिमांड जैसी लग सकती है जब उन्हें आपकी बातों से ये फील होने लगे कि अगर वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो उन्हें ब्लेम किया जाएगा या उन्हें कोई पनिशमेंट मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड स्मोकिंग छोड़ दे और इसके लिए आप अपनी तरफ से उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। आपके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं डिमांड या धमकी जैसा टोन आ रहा है जो शायद आपके फ्रेंड को ऑफेंड कर सकता है और शायद वो आपकी बात मानने से इनकार भी कर दे। लेकिन अगर आप अपनी इसी बात को थोड़े अलग तरीके से ऐसे कहे कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें स्मोकिंग करके क्या मिलता है और मेरे साथ ये डिस्कस करो कि वो चीज स्मोकिंग के अलावा और कैसे हासिल की जा सकती है। ये भी आप इनडायरेक्टली अपने फ्रेंड से स्मोकिंग छोड़ने की रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे शब्दों और स्टेटमेंट्स को घुमाने से बात कहने का तरीका बदल गया है। इसलिए रिक्वेस्ट करते टाइम अपने शब्दों और सेंटेंसेस का सिलेक्शन और बात करने के लहजे पर बहुत सावधानी से काम करना होता है। रिक्वेस्ट करने का असली मतलब ये होता है कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सामने वाला अपनी इच्छा से आपकी बात माने, उसके ऊपर आपकी बात मानने का कोई दबाव ना रहे। यही मायने में एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का मकसद अपने काम के लिए लोगों को या उनके बिहेवियर को बदलना नहीं है, बल्कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का सही मीनिंग है ईमानदारी, ट्रस्ट और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ ऐसे रिलेशन तैयार करना जो हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार खड़े रहे। अभी तक के चैप्टर्स में हमने जाना कि हम कैसे एनवीसी के मेथड्स का यूज करते हुए दूसरों से नॉन वायलेंट तरीके से पेश आ सकते हैं। दूसरों के सामने अपनी बात रखते हुए कैसे नॉन वायलेंट तरीके से उन्हें ऑब्जर्व करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताना है और कैसे नॉन वायलेंट तरीके से अपनी जरूरत के बारे में लोगों को बताना है और कैसे हम नॉन वायलेंट होकर दूसरों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का असली मतलब सिर्फ दूसरों के सामने खुद की बात रखना ही नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को इसी तरीके से सुनना भी है। क्योंकि किसी से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट होने का मतलब सिर्फ अपनी बातों को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने रखना नहीं होता है, बल्कि दूसरों की बातों को भी उतनी ही शिद्दत से सुनना भी है। एनवीसी के 2 पार्ट्स है। पहला, ईमानदारी से अपनी बात दूसरों के सामने रखना और दूसरा पार्ट है सामने वाले की बात को पूरी लगन से सुनना और समझना। एक अच्छा और बेहतर नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर बनने के लिए आपके भीतर ये दोनों गुण होने चाहिए। सामने वाले को अच्छे से सुनने और उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझने के कुछ बेसिक रूल्स है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप जिस शिद्दत से चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, उतनी शिद्दत से आप सामने वाले की बातों को भी सुने। जो भी आपसे बात कर रहा है उसे फील होना चाहिए कि आप उनकी बातों की वैल्यू करते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपका अच्छा लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा टिप यह है कि अगर आप किसी को कोई भी एडवाइस या हेल्प देना चाहते हैं तो आप इसके लिए पहले उनसे पूछ ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन सामने वाले को बेहतर बनाना या उनके पॉजिटिव वे में हेल्प करना होता है, लेकिन वो आपकी बात को नेगेटिव वे में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी की बात सुने तो उनके शब्दों से ज्यादा गौर उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी फीलिंग, उनकी नीड और उनके रिक्वेस्ट पर करें। आप बिना उनके बताए या जाहिर किए ही उनकी फीलिंग और जरूरत को समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप जब भी किसी की बात को सुने तो उसके शब्दों और उसकी सोच को सुनने के बजाय उसकी जरूरत को सुने। वो आपसे क्यों बात कर रहा है, क्या करना चाह रहा है और उसको इस समय किस चीज की जरूरत है, ये समझने की कोशिश कीजिए। बेहतर लिसनर बनने की एक और टिप ये भी है कि जब सामने वाले इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स और जरूरत को जाहिर कीजिए, ताकि उन्हें आपको इन्फॉर्मेशन देते समय ये फील हो कि आपको वाकई में उसकी जरूरत है और आप उनके इस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू करते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट समझना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसकी कुछ बातें हमें बुरी भी लग सकती है, या हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोल जाए जो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। ऐसी सिचुएशन लगभग सभी के साथ कभी ना कभी तो जरूर आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हमें वायलेंट नहीं होना है, यानी हमें वायलेंट कम्युनिकेटर नहीं बनना है। इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले रुके, गहरी सांस ले, खुद को शांत करें, फिर दूसरे नंबर पर आप बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात रखें। अगर आप सामने वाले की बात से असहमत है तो भी बिल्कुल सहजता से और प्यार से उन्हें ना कहे, और अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो तीसरा स्टेप है टाइम आउट ले। मीन्स कुछ देर के लिए बात बंद करें। ऐसा करके आप शुरू से लेकर अंत तक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के रूल को बनाए रख सकते हैं और निश्चित रूप से आपके इन स्टेप्स का सामने वाले पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि अगली बार जब आप उससे बात करने जाए तो वो भी आपकी ही तरह नॉन वायलेंट तरीके से आपसे बात करना शुरू करे। अच्छा लिसनर बनने की ये छोटी छोटी टिप्स लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे फॉलो कर पाते हैं। दरअसल हम इन टिप्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये छोटी छोटी टिप्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने सामने खड़े इंसान के साथ खास रिलेशन बना सकते हैं। आप ऐसा करके उनके मन की सारी बात जान सकते हैं।
जब आप किसी के साथ दिल का कनेक्शन बना लेते हैं तो फिर वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा पाता है। वो शख्स खुद को आपके सामने खोल कर रख देगा। और सही मायने में एक अच्छे कम्युनिकेटर की यही पहचान है कि जो भी उससे बात करे वो बस उसका होकर रह जाए, फिर चाहे बात पर्सनल रिलेशन की हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशन की। हर जगह पर अच्छे कम्युनिकेटर को खास वैल्यू मिलती है। और जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जितना जरूरी अच्छा स्पीकर होना है उतना ही जरूरी अच्छा लिसनर होना भी है। कैसा लगता है आपको जब कोई आपकी सारी बातें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बड़े ध्यान से और बिना किसी सवाल के और बिना आपको क्रिटिसाइज किए हुए सुनता है? शायद ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी है। हो सकता है कि आप गलत हो, आप बहुत गुस्से में हो या शायद आप काफी इमोशनल होकर बैठे हो, और इन सभी कंडीशन में कोई आपके पास आकर अगर आपके कंधे पर हाथ रखते हुए आपको सपोर्ट देता है, आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश करता है और आपकी सारी बातों को चुपचाप सुनता जाता है, तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। किसी की बातों को धैर्य से सुनना और क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने गुस्से और इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए सामने वाले की बातों और उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनना भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। सो अगर आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को ऐसा बनना होगा कि लोग आपसे चाहे जितना गुस्से में बात करें, लेकिन आप फिर भी उनसे हम्बल होकर बस कुछ सेकंड के लिए उनकी बातों को ध्यान से सुने। फिर देखिए कैसे आप दोनों एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने बैठ जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हुए रोजनबर्ग बताते हैं कि एक बार वो अपने किसी क्लाइंट से मिले जो कि वो किसी एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रोजनबर्ग को बताया कि एक बार वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची उनके ऑफिस में आई। वो किसी बात को लेकर नाराज थी और स्कूल में अपनी प्रॉब्लम को लेकर कुछ कह रही थी। क्योंकि प्रिंसिपल को कहीं मीटिंग के लिए जाना था तो उन्होंने जल्दी बात खत्म करने के लहजे में उससे कहा, बेटा आप चाहते क्या हो, आप जल्दी बताओ, मैं वो कर देता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है। इस पर उस छोटी सी बच्ची ने प्रिंसिपल को देखते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पूरी बात सुने, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल ने अपनी मीटिंग कैंसिल की और उस बच्ची के साथ बैठकर काफी देर तक उससे बात की। अंत में सिर्फ उस बच्चे की बात सुनने से ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। इस छोटी सी बच्ची ने मानो प्रिंसिपल को अपनी लाइफ टाइम का लेसन दे दिया था। कई बार आप लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ उनकी बातें सुनकर ही खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको और कोई एक्शन लेने की जरूरत भी नहीं होती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस कहावत का ये मतलब है अगर दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस या लड़ाई हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ कहा या किया गया है। अब अगर इस कहावत को सही साबित करते हुए आप ताली बजाने के लिए अपना हाथ बाहर ही ना निकाले तो कितना बेहतर होगा। मान लीजिए सामने वाला इंसान बहुत गुस्से से आपके ऊपर चिल्लाए जा रहा है और उसको जवाब देते हुए आप भी उसी गुस्से में उससे बात कर रहे हैं, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? शायद सबको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन अगर इसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा पेशेंट रखते हुए सामने वाले की बातों को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें तो हम बहुत बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम जब भी ऐसी सिचुएशन में किसी की बातों को सुने तो उसके शब्दों पर गौर करने के बजाय हमें उसकी फीलिंग्स और उसकी ज़रूरत पर ध्यान देना चाहिए। हमें उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाए, बल्कि हमें इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करना है जिससे उसे फील होने लगे कि सामने वाला मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। यकीन मानिए ये भी उनके लिए बहुत है। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए रोजनबर्ग बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बार बताया कि कैसे उनकी टिप से उसकी जान बच गई थी। तो हुआ यूं कि रोजनबर्ग की फ्रेंड मुक्ति केंद्र के पास रहती थी। एक रात तकरीबन 11 बजे उसके घर पर एक शख्स पहुंच गया। जाहिर है उस शख्स ने ड्रग्स ले रखा था। जैसे ही रोजनबर्ग की फ्रेंड ने घर का दरवाजा खोला, तुरंत ही उस शख्स ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मुझे रात रुकने के लिए रूम चाहिए। रोजनबर्ग की फ्रेंड के घर में कोई कमरा खाली नहीं था। वो उस आदमी को कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसने चाकू निकाल कर उसे धमकाना शुरू कर दिया। अब ठीक इसी समय रोजनबर्ग की फ्रेंड को रोजनबर्ग की एक बात याद आई जो कि उसने कुछ दिन पहले ही अपनी एनवीसी की ट्रेनिंग में सिखाई थी। असल में वो उस आदमी से ये कहने वाली थी कि मेरे यहाँ कमरा खाली नहीं है, लेकिन रोजनबर्ग की बात याद आने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो? रोजनबर्ग के फ्रेंड की इतनी सी बात सुनने के बाद वो ड्रगिस्ट नॉर्मल हो गया। कहने लगा कि भले ही मैं ड्रग्स लेता हूँ, नशे करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सम्मान मिलना चाहिए, कम से कम मैं भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। इसके बाद रोजनबर्ग की फ्रेंड ने उसे तकरीबन 35 मिनट तक बात की और फिर आखिर में वो चुपचाप वहां से चला गया। ये होती है एनवीसी की पावर। अब जरा सोचिए कि अगर शुरुआत में ही रोजनबर्ग की फ्रेंड उससे भिड़ गई होती तो इसका रिजल्ट क्या होता? शायद वो ड्रगिस्ट उसे चाकू मारकर उसकी जान ले चुका होता। आज की इस दुनिया में आपको लोगों को खुश करने के लिए और उन्हें अपना बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप लोगों की तकलीफ समझना सीख जाइए।
किसी भी कंडीशन में खुद को शांत रखते हुए अगर आप दूसरों के दुख दर्द को समझने लग जाए और फिर आप खुद के सामने ही ना जाने कितने लोगों की लाइफ में खुशी फैलाने का कारण बन जाएंगे। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे दुनिया के हर इंसान को जीता जा सकता है। आपने महात्मा गांधी का वो कथन तो सुना ही होगा, हिंसा छोड़कर हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हिंसा और अहिंसा सिर्फ हमारे फिजिकल एक्शन में ही नहीं बल्कि हमारे वर्बल एक्शन में भी होता है। हमें अपनी बातों से भी अहिंसक बनना है। तभी तो हम इस बुक के जरिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेटर बनने का लेसन सीख रहे हैं। आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले स्वयं में करें। ये कथन महात्मा गांधी का है और इस कथन का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के भीतर वो बदलाव ले आए। जैसे कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया हम्बल हो जाए, सबके मन से गुस्सा, ईर्ष्या और जितनी भी बुराइयां है खत्म हो जाए, तो सबसे पहले इस बदलाव की शुरुआत आप स्वयं से कीजिए। एनवीसी के मेथड में अभी तक हमने नॉन वायलेंट तरीके से लोगों से बात करने के तरीके और उनकी बातों को सुनने का स्टेप जाना है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हमें खुद को समझने के लिए और खुद को ट्रीट करते समय भी एनवीसी के मेथड का प्रयोग करना है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आप अंदर से खुश है, एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, तो जाहिर है कि आप जिसके साथ भी रहते हैं और जिससे भी बात करते हैं उसके ऊपर भी आपके इस नेचर का पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। खुद की फीलिंग्स, इमोशन, खुशी, दुख, इच्छा सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हम में से अधिकतर लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होता है। हम क्या चाहते हैं, क्या हमें अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। ये सब बातें ना तो हम जानते हैं और ना ही कभी जानने की कोशिश भी करते हैं। हम बस अपनी लाइफ को या तो दुनिया की देखा देखी एडजस्ट करते हुए जी रहे हैं या फिर अपनी मजबूरी के कारण भीतरी मन से समझौता करते हुए जी रहे हैं। यहाँ आपसे एक सवाल है, आप ईमानदारी से सोचकर बताइए कि क्या आप इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं या जो भी जिंदगी जी रहे हैं उससे आप खुश हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इस लाइफ को जिए जा रहे हैं। दरअसल जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे दुनिया को जानना और समझना शुरू करते हैं, तभी से हम अपनी इच्छाओं और अपनी खुशी से समझौता करना सीख जाते हैं। हमें हमेशा दूसरों से सीख लेना सिखाया जाता है, दूसरों से इंस्पायर होने के लिए कहा जाता है। लाइफ और करियर बनाने के लिए हमें कभी न खत्म होने वाली रेस में ढकेल दिया जाता है। पहले तो हमें इस रेस में शामिल होने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम इस रेस में इतना रम जाते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं और फिर हम भी दूसरे लोगों को इस रेस में शामिल होने की सीख और लालच देने लग जाते हैं। असल में तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम चाहते क्या है, हमें किस में खुशी मिलती है, हमारा मन क्या चाहता है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप एक पेन और पेपर लीजिए और आपने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी काम किया है उसकी लिस्ट बनाइए। जरूरी नहीं कि इस लिस्ट में सिर्फ आपकी लाइफ के बड़े काम शामिल हो, आप छोटे से छोटा काम यहाँ तक कि रोजाना एक्टिविटीज का भी लिस्ट बना सकते हैं। तो आप शुरुआत के स्कूल के दिनों से लेकर अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई या जितने भी काम किए उसकी लिस्ट बनाइए और हर काम को एक सेंटेंस के रूप में इस तरह लिखिए कि मैंने ये काम किया, मैंने इंजीनियरिंग किया या मैंने सेल्समैन की जॉब की। इस तरह से आप अपने सारे कामों की लिस्ट बना लीजिए। अब आप हर काम के बाद उसका कारण भी लिखिए, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि मेरा फ्यूचर सिक्योर करना था, या मैंने सेल्समैन की जॉब की क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। इस तरह से आप अपने हर काम के सामने उसको करने का कारण भी लिखते जाइए। आप छोटे से लेकर बड़े हर काम का लिस्ट बनाइए और सबके करने के पीछे का कारण लिखिए। एक बार जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए फिर उसको ध्यान से पढ़िए। फिर आपको एहसास होगा कि लाइफ में कितने काम आपने अपनी आंतरिक खुशी से और इच्छा के लिए किया और कितने काम आपने पैसों के लिए, दूसरों के डर से या समाज के डर से, शर्म के मारे किसी को खुश करने के लिए और कई बार सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए किया। अब आप अपना खुद का असेसमेंट कीजिए और खुद से सवाल कीजिए, कितनी बार आप खुद की खुशी के लिए जिए हैं, कितनी बार आपने खुद को जानने की कोशिश की है और कितनी बार आपने खुद का ख्याल रखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन कामों के आगे आप ये लिख रहे हैं कि मैंने ये अपनी खुशी से और अपनी इच्छा से किया है, सही मायने में वो ही आपकी असली खुशी है और आपने आगे वही काम करना चाहिए। तभी आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। आप अपनी लाइफ से और खुद से प्यार करने लगेंगे और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए दुनिया में भी प्यार बांटना आसान हो जाएगा। सही मायने में अगर देखा जाए तो एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो हम ज्यादातर नॉन वायलेंट ही रहते हैं। वायलेंस तभी आता है जब गुस्सा आता है। लोग तभी दूसरों को हर्ट करते हैं या गलत तरीके से बोलते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है या कोई चीज बुरी लगती है, और तभी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात को गहराई से समझना है। जब आप किसी को ब्लेम करते हो, हर्ट करते हो या क्रिटिसाइज करते हो या किसी से बदला लेना चाहते हो, तो इसके पीछे का जो कारण है वो है आपका गुस्सा।
आप दूसरों से जो गलत बिहेव कर रहे हैं उसकी असली वजह तो आपके भीतर ही है। आपका अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात है। गुस्सा आपको आया और वो आपके भीतर उठ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप नुकसान दूसरों को पहुंचा रहे हैं। आप एक बात बड़े ध्यान से समझिए, हमें कभी भी इसलिए गुस्सा नहीं आता है कि दूसरा क्या कर रहा है या क्या बोल रहा है, बल्कि हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें दूसरों के काम या उनकी बातों पर सही तरीके से रिएक्ट करना नहीं आता है। हमें खुद की फीलिंग्स और खुद की सोच की वजह से गुस्सा आता है, लेकिन हम हमेशा इसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, या उसने ये बोल दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया। असल में आपको गुस्सा उसके कुछ करने या बोलने से नहीं आया है, बल्कि खुद की सोच और फीलिंग की वजह से आया है। और फिर हम हिंसक होते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आया है तो ये उसकी गलती है और उसे सजा मिलनी चाहिए। रोजनबर्ग इस बात को लेकर एक इंसिडेंट शेयर करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने छोटे बेटे को उसकी बहन की अलमारी से पैसे लेते हुए देख लिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने अपनी बहन को बताया कि तुमने उसकी अलमारी से पैसे लिए हैं? इस पर उनके बेटे ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने उसके पैसे नहीं लिए। अब इस सिचुएशन में थोड़ा रुककर सोचिए, अगर रोजनबर्ग चाहते तो तुरंत ही उसे झूठ बोलने के लिए डांटना शुरू कर देते या उसे क्रिटिसाइज कर देते कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। या तीसरा ऑप्शन ये था कि वो ये भी फील कर सकते थे कि उनका बेटा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनसे झूठ बोल रहा है। लेकिन रोजनबर्ग ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे की फीलिंग और उसके इमोशंस को समझने की कोशिश की। वो डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। ऐसे में रोजनबर्ग ने बिना उसे कुछ भला बुरा कहे बड़े प्यार से उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। इस तरह से बात करने पर उनके बेटे ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ आगे कभी भी ऐसा कुछ न करने का वादा भी किया। आप जरा सोचिए, अगर इस सिचुएशन में रोजनबर्ग को गुस्सा आता तो इसका क्या कारण होता? उनके गुस्से के कारण उनके बेटे ने जो किया वो होता, या फिर जो उनकी भीतर की सोच होती वो होता? और उनके गुस्से की वजह से वो जो रिएक्शन देते उसका रिजल्ट क्या होता? शायद उनका बेटा अगली बार चोरी करते समय और सावधानी रखता। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें गुस्सा दूसरों की बातों या उनके एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद के सोचने के तरीके से आता है, और फिर हम गलत रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि ऐसी गुस्सा आने वाली सिचुएशन में आपको कैसे खुद की सोच को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए और खुद के भीतर उठ रहे गुस्से के तूफान को कैसे कंट्रोल करते हुए दूसरों के सामने खुद को नॉन वायलेंट तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। गुस्से को एक्सप्रेस करने के 4 मेन स्टेज है। पहला स्टेज है कुछ नहीं करना। जी हाँ, जब आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस चुपचाप होकर गहरी और लंबी सांस खींचिए और सांस छोड़िए। फिर बिल्कुल शांत होकर ये पता लगाइए कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, आप ऐसा क्या सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। इसके बाद आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत को समझिए, यानी आप अभी चाहते क्या है। जैसे अगर आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि सामने वाला इंसान रेसिस्ट है और वो भेदभाव करता है, तो फिर आपकी ज़रूरत होगी इक्वालिटी, यानी कि बराबरी और रिस्पेक्ट और जुड़ाव। आप यही चाहेंगे ना कि वो इंसान हमें भी सम्मान दे, हमें बराबरी का मौका दे और हमें भी अपने ग्रुप में शामिल करे। एक बार जब आपको अपनी ज़रूरत समझ में आ जाए तब बारी आती है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने की। अब आप उसके सामने अपनी ज़रूरत को बताते हुए इसे पूरा करने की मांग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अब आप जो भी बात उसके सामने रख रहे हैं उसमें आपका गुस्सा तनिक भी नहीं जाहिर हो रहा है। यहाँ पर बस आपकी ज़रूरत जाहिर हो रही है। अब तक सामने वाला इंसान आपके साथ जो बिहेव करता था उसके लिए नाराज़गी दिखाने के बजाय अब आप उसके सामने अपनी वो मांग रख रहे हैं जो आप उससे चाहते हैं। दोनों कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब आप सामने वाले को उसकी गलती के लिए सज़ा देने के मूड में थे, लेकिन अब आप सिर्फ खुद से मतलब रखते हुए अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। आप उसको जज या क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आप हर गुस्से वाली सिचुएशन को बड़े प्यार से और पॉजिटिव वे में हैंडल कर सकते हैं। अब तक आपने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के सारे फंडे सीख लिए हैं। कैसे अपनी बात दूसरों के सामने रखनी है, कैसे दूसरों की बात सुननी है, कैसे लोगों को ऑब्जर्व करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। ये सारे नुस्खे अब तक हमने इस बुक के जरिए जान लिए हैं। अब हमारा मकसद है इस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के टिप्स को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच शांति बनाना और समझौता कराना। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ बहस हो जाए या झगड़ा हो जाए, या आपके आसपास 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस झगड़ा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एनवीसी में टिप्स एंड रूल्स को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से इन झगड़ों का हल निकाल सकते हैं। रोजनबर्ग ने दुनिया भर में न जाने कितने झगड़े और कितने विवादों को एनवीसी की मदद से सुलझाया है। उन्होंने लोगों के घरेलू मामलों से लेकर पति पत्नी, पड़ोसियों के झगड़े, यहाँ तक कि 2 देशों के बीच के झगड़े को भी सुलझाया है। इसके लिए वो जो सबसे जरूरी चीज बताते हैं वो है काफी ज्यादा पेशेंस, लोगों से जुड़ने और उनसे पर्सनल कनेक्शन बनाने की स्किल, और बेशक एनवीसी के सारे रूल्स और उन रूल्स के काम करने पर पूरा भरोसा रखना। तो आप भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े से बड़े और कॉम्प्लिकेटेड झगड़े सुलझा सकते हैं।
दो पक्षों के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए अगर आप मीडिएटर है तो आपके लिए सबसे जरूरी है दोनों पक्षों के लोगों से अपना पर्सनल कनेक्शन बनाना, ताकि आप जो कुछ भी बोले उसे दोनों पक्ष ध्यान से सुने और आपकी बात को वैल्यू दे। दोनों पार्टियों से कनेक्शन बनाने के लिए आपको भी उन दोनों को यह यकीन दिलवाना होगा कि आप उनकी जरूरत और उनकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसके बाद दूसरी जरूरी बात यह है कि आप मीडिएशन करते समय ये कोशिश करें कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की जरूरत और तकलीफ को न सिर्फ समझे, उसे फील भी करे। वहां पर आपका काम ही यही है कि आप दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत को फील करवाए, और ऐसा करते वक्त आपको अपनी लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान आपको ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी भी पार्टी को ये लगे कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। एक अच्छा मीडिएटर बनने के लिए आपको दोनों पार्टियों की जरूरत को बिना कहे समझाना आना चाहिए। भले ही दोनों पार्टियां अपने पक्ष में कुछ भी कह रही हो, लेकिन आपको अपने सेंस से इस बात का पता होना चाहिए कि उन दोनों की वास्तविक जरूरत क्या है, वो क्या चाहते हैं। अच्छा मीडिएटर होने की अगली टिप ये है कि आपको किसी भी विवाद को सुलझाते समय हर किसी की रिस्पेक्ट का खास ख्याल रखना है। आपको किसी भी हालत में किसी भी पार्टी की रिस्पेक्ट पर आंच नहीं आने देना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ सकती है। इसके साथ ही आपको जरूरत पड़ने पर ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि विवाद को सुलझाने के लिए आप किसी भी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाए। बेशक विवाद सुलझाना जरूरी है, लेकिन इस शर्त पर बिल्कुल नहीं जिससे आगे चलकर फिर से विवाद होने की संभावना बनी रहे। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जब भी आप दो लोगों के बीच के विवाद को सुलझाए तो सिर्फ उन दोनों के ही बारे में सोचे। विवाद को किसी तरह से खत्म करने और अपनी सहूलियत देखने की नीयत से बिल्कुल भी काम न करें। विवाद जिन लोगों के बीच है उनके बीच समझौता होना चाहिए और आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे उन दोनों पार्टियों को संतुष्टि मिले, ना कि आप अपने काम के पूरे होने की संतुष्टि पर नजर रखें। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जब हम चीजों को सिर्फ बातों से नहीं सुलझा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी झगड़े को खत्म करने के लिए कितना भी हम्बल और कितना भी नॉन वायलेंट होकर बात करें, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष समझौता करने के लिए तैयार ही ना हो। ऐसे कंडीशन में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। लेकिन इस टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें तो किसी को नुकसान पहुंचाने या दबाने के मकसद से नहीं, बल्कि खुद के बचाव के मकसद से हो। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप तो नॉर्मल और नॉन वायलेंट बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन आपके सामने वाला किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार ही नहीं हो, या फिर उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपके शांत होकर नॉन वायलेंट तरीके से बात करने के पीछे कोई ट्रिक हो सकती है, या आप उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा भी फील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ताकत का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आप ताकत का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एनवीसी आपको एक ऑप्शन देता है। दरअसल आपको ताकत के इस्तेमाल के दो अंतर को समझने की जरूरत है। ताकत का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है, पहला तो पनिशमेंट के तौर पर और दूसरा बचाव के रूप में। आपको यह समझना होगा कि ताकत के इस्तेमाल के पीछे की सोच क्या है। क्या आप ताकत का प्रोटेक्टिव यूज करके किसी भी तरह के अन्याय को रोकना चाहते हैं, या इसका इस्तेमाल करके आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए सजा देना चाहते हैं? इस चीज को एग्जाम्पल की मदद से भी समझा जा सकता है। जब आप किसी बच्चे को घायल होने से बचाने के लिए उसे सड़क पर दौड़ने से रोकते हैं या उसे बचाते हैं तो आप प्रोटेक्टिव फोर्स यानी कि बचाव के लिए ताकत लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्यूनिटिव फोर्स यानी कि किसी को पनिशमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ताकत से किसी के ऊपर फिजिकल या मेंटल अटैक शामिल हो सकता है। जैसे कि बच्चे को पीटना या ये कहना तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जब आप फोर्स के प्रोटेक्टिव पहलू का प्रयोग करते हैं तो आप उन राइट्स पर फोकस कर रहे होते हैं जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं। इसमें आप किसी इंसान या उसके नेचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। यहाँ आप सड़क पर दौड़ने वाले बच्चे की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी सोच पूरी तरह से बच्चे को खतरे से बचाने की दिशा में लगी हुई होती है। फोर्स के प्रोटेक्टिव यूज के पीछे एक मोटिव ये है कि लोग नॉलेज न होने की वजह से स्वयं और दूसरों के साथ गलत तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोटेक्टिव फोर्स काफी काम आता है। पनिशमेंट की कीमत कभी कभी आपको फिजिकल हार्म से तो बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से होने वाले आपके मॉरल लॉस का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जब आप केवल सजा से बचने के मोटिव से कुछ करते हैं तो आपका ध्यान एक्शन से हट जाता है। इसके बजाय आप रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। अगर किसी इंसान को पनिशमेंट के डर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो काम तो हो जाता है, लेकिन उससे इंसान की नैतिकता प्रभावित होती है। ये काम के दौरान, काम के पहले या काम के बाद में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पनिशमेंट से उस इंसान की काम करने की क्षमता कम हो जाए। जब प्यूनिटिव फोर्स का प्रयोग किया जाता है तो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे दांत ब्रश करते हैं क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि अगर वे अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो उनकी सभी जगह पर इंसल्ट की जाएगी या उनका मजाक बनाया जाएगा। इससे वे अपने दांत तो रोज साफ कर लेंगे और उनकी ओरल हेल्थ भी बेहतर रहेगी, लेकिन इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत असर पड़ेगा। वे अपना दांत साफ तो करेंगे, लेकिन सिर्फ इस डर से कि लोग उनका मजाक ना बनाए।
आप किसी की गलती पर उसको सजा देने के बजाय उसको समझाकर आगे गलती ना करने की सीख देना ज्यादा मुश्किल काम है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और इसमें आपको ज्यादा केयर करने की भी जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, सजा देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है सुधार करना। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप किसी को सजा मिलने का डर दिखाकर काम करवाते हैं तो फिर इससे वो शख्स आपका काम तो कर देगा, लेकिन इससे वो अपनी वैल्यू खोता हुआ दिखेगा। फिर वो आपका काम तभी करेगा जब उसे डर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी की गलती को सुधार कर उसे सही तरीके से कम करना सिखाते हैं तो फिर वो बिना किसी डर के, या फिर हो सकता है कि आगे आपको कुछ कहना भी ना पड़े, तब भी वो अपना काम अच्छे से करता रहेगा। रोजनबर्ग बताते हैं कि वे एक स्कूल के प्रिंसिपल से उनके ऑफिस में मिलने जा रहे थे, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे। उन्होंने खिड़की से देखा कि एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार रहा है। छोटे बच्चे ने कहा कि वो उसे माफ कर दे और फिर वो छोटा बच्चा खेल के मैदान में भाग गया। इसके बाद बड़े बच्चे को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ मारते हुए डांटा कि वे उसे सिखाएंगे कि छोटे लोगों को मत मारे। जब प्रिंसिपल अंदर लौटे तो रोजनबर्ग ने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि आप उस बच्चे को वो नहीं सिखा पाए जो आप उसे सिखाने की सोच रहे थे? जिस तरह से आपने उस बच्चे को समझाया है उससे उसे यही लगेगा कि जब भी कोई बड़ा या प्रिंसिपल उसे देख रहे हैं तब उसे किसी छोटे बच्चे को नहीं मारना है। ऐसी कंडीशन में जब भी वो अकेले रहेगा तो वो फिर से छोटे बच्चे को मारेगा। आपने उसकी इस धारणा को और स्ट्रांग कर दिया है कि जब आप किसी और से कुछ चाहते हैं तो उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें मारना या उन्हें डराना। ऐसे सिचुएशन में रोजनबर्ग प्रिंसिपल को उस बच्चे के साथ सहानुभूति रखने की सलाह देते हैं जो कि किसी को चोट पहुंचाने जैसा वायलेंट बिहेवियर कर रहा है। रोजनबर्ग प्रिंसिपल को समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी छोटे बच्चे को इसलिए मारता है क्योंकि वो उसका नाम लेकर बुलाता है तो उन्हें उस बच्चे से थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। उन्हें उस बच्चे को समझाते हुए कहना चाहिए कि तुम इस समय काफी नाराज हो और तुम्हें उस बच्चे पर गुस्सा भी आ रहा है। मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि वो बच्चा तुम्हारे साथ काफी रिस्पेक्ट से पेश आए, लेकिन रिस्पेक्ट पाने के लिए किसी को मारना या धमकाना अच्छी बात तो नहीं है। रोजनबर्ग ने उस प्रिंसिपल को समझाते हुए कहा कि अगर इस तरह से आप उस बड़े बच्चे को समझाते तो उसे अपने गलती का एहसास होता और फिर अगली बार वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। सही मायने में देखिए तो ताकत का सही इस्तेमाल यही है जो रोजनबर्ग ने प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को डराने की कोशिश की थी, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल तो लोगों को सही रास्ते पर लाना है ना? अपने आप को पुराने प्रोग्रामिंग से आज़ाद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पुराने तरीके से सोचना और उन तरीकों को दूसरों से भी अपनाने को कहना, इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी है जो आपकी एक इंसान के रूप में लिमिट तय कर देती है। इन्हें आप सोसाइटी में किसी न किसी से ज़रूर सीखते हैं। या आपके माता पिता, टीचर, दोस्त, कलीग या अन्य लोग भी हो सकते हैं। पुराने समय से चली आ रही कल्चरल एजुकेशन ने आप सभी की लाइफ में इतना ज़्यादा स्पेस बना लिया है कि अब आप इसके खराब परिणाम के बारे में भी नहीं सोचते हैं। खुद के पुराने नियमों और पुराने तरीकों को सोचने की आदत को बदलने के लिए हमें खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये तो हमारे कल्चरल बिहेवियर से काफ़ी अलग है और पुरानी चीज़ों और ख्यालों को छोड़कर नया ख्याल अपनाना बहुत मुश्किल भी है। दरअसल प्रॉब्लम ही यही है कि हम सभी को हमारी ज़रूरतों के बारे में कभी भी ठीक से बताया ही नहीं गया है। हम शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने, उन्हें ब्लेम करने में माहिर हो चुके हैं। और जब आप इस तरह की चीज़ों से घिरे हुए होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में खुद के लिए एक अच्छा माहौल बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एनवीसी यानी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का यही मकसद है। आप खुद पर फोकस कीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप खुद की लाइफ कैसी बनाना चाहते हैं? आप दूसरों की तरफ ध्यान मत दीजिए कि वो आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको खुश रखते हैं या आपको दुखी कर रहे हैं। असल में सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपने कम्युनिकेशन को नॉन वायलेंट बनाइए। आप लोगों को क्रिटिसाइज करने या किसी को जज करने से बचिए। बस अगर हम एनवीसी की मदद से इतना करना सीख जाए तो फिर हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। असल में हमें अपना ख्याल रखना है, अपने आंतरिक मन को खुश बनाना है। एनवीसी का बस यही मकसद है। अपने इनर पार्ट की देखभाल कितनी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद हो सकती है, इसे आप एक इंसिडेंट से समझ सकते हैं। एक बार एक स्पोर्ट्समैन 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए गया। ट्रेनिंग के दूसरे ही दिन उसके सिर में काफी दर्द होने लगा। अब इस कंडीशन में उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आखिर मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कुछ इधर उधर तो नहीं खा लिया? मैं ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा? वगैरह वगैरह। उस स्पोर्ट्समैन के मन में ये सब ख्याल आ ही रहे थे कि अचानक से उसे अपनी एनवीसी की ट्रेनिंग के दौरान बताई गई बात याद आ गई। अब उसने इस चीज को अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। अब उसने सिर दर्द के कारण के बारे में सोचने के बजाय इसको खत्म करने के सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब उसने खुद को सिर दर्द का टेंशन देने के बजाय इस टेंशन को दूर करने के सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर उसने उन सोल्यूशन पर काम किया और बहुत जल्द ही सिर दर्द से आराम भी पा लिया। अब जरा सोचिए, अगर वो सिर्फ सिर दर्द के कारण के बारे में सोचता रहता तो क्या होता?
क्या उसका सिर दर्द जल्दी ठीक हो पाता? क्या उसको राहत मिलती? नहीं, ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफ बढ़ाता। ऐसा एक उदाहरण देते हुए रोजनबर्ग बताते हैं कि एक बार एनवीसी के ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके एक कंटेस्टेंट ने बताया कि कैसे उसने हाईवे पर गाड़ी चलाते समय एनवीसी की मदद से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। उस कंटेस्टेंट ने बताया कि पहले जब वो हाईवे पर गाड़ी चलाते समय किसी को ओवर स्पीड में चलते देखता था या किसी की गलत तरीके से ओवरटेक करते देखता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था, और जब वो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाता था तो ये और ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन जब उसने एनवीसी का सेशन लिया और उसे नॉन वायलेंट तरीकों के बारे में पता चला, तब जाकर उसने ऐसी सिचुएशन में अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया। अब जब भी वो हाईवे पर किसी को गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखता है तो उसे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि ऐसे लोगों से सहानुभूति होने लगी। अब वो ऐसे सोचता था कि ये जो लोग इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, ये अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, इनके साथ कुछ भी हो सकता है, इन्हें अपने खतरे का एहसास ही नहीं है। जब वो उन लोगों के बारे में इस तरह से सोचता तो फिर उसे उन पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उनसे सहानुभूति होने लगती थी। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि गुस्सा हमारे मन के भीतर की उपज है। हमें किसी के एक्शन या किसी की बातों से गुस्सा नहीं आता, बल्कि इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका गलत होता है। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदले तो शायद हमें गुस्सा आए ही ना। प्रशंसा के पीछे का इरादा जानना जरूरी है। अगर आपको किसी से तारीफ मिल रही है तो आपको यह पता लगाना होगा कि उसके पीछे का इरादा क्या है, और अगर आप किसी और की तारीफ कर रहे हैं तब भी आपको अपने अंदर झांक कर ये देखना जरूरी है कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तारीफ करने के कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपने उस रिपोर्ट पर अच्छा काम किया है, आप बहुत एक्टिव इंसान हैं, कल शाम मुझे घर पर ड्रॉप करने के लिए आपने पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अक्सर सुनने को मिलते रहते होंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स को आमतौर पर तारीफ को एक्सप्रेस करने के रूप में कहा जाता है। ये स्टेटमेंट्स स्पीकर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं जो एक तरह का आपको डिसीजन देता है कि आपने जो किया वो अच्छा था या बुरा। रोजनबर्ग इस डिसीजन को आगे क्लियर करते हुए बताते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। किसी की तारीफ करना एक तरह से डिसीजन देना ही होता है, हालांकि ये काफी हद तक पॉजिटिव डिसीजन होता है। कॉर्पोरेट फील्ड में जो मैनेजर होते हैं वो किसी भी तारीफ को बस इट वर्क्स बोलकर खत्म कर देते हैं। वे इस तारीफ वाले रिचुअल को ही वर्क स्पेस से हटाने की कोशिश करते हैं। स्टडी से पता चलता है कि अगर कोई मैनेजर कर्मचारियों की तारीफ करता है तो वे कड़ी मेहनत करते हैं, और वही स्कूल में अगर टीचर स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं तो वे भी कड़ी मेहनत करते हुए खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि इस तरह से तारीफ पाने वाले लोग ज्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ शुरुआत में ही होता है। एक बार जब लोग तारीफ के पीछे का मेन मकसद समझ जाते हैं तो फिर उनके काम करने की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। तारीफ की खूबसूरती तब बर्बाद हो जाती है जब लोग उसमें से कुछ प्राप्त करने के सीक्रेट इरादे को नोटिस करने लग जाते हैं। इसके अलावा जब आप दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए तारीफ को मीडियम बनाते हैं तब भी ये बुरी बात होती है। आजकल लोग तारीफ को अपना काम निकालने का तरीका समझ बैठे हैं, और इस वजह से अक्सर ऐसा भी होता है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें लगता है कि वो इंसान हमारी तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मुझसे कोई काम है। इसलिए जब भी हम किसी की तारीफ करें या किसी दूसरे से अपनी तारीफ सुने, दोनों ही सिचुएशन में हमारा तरीका बिल्कुल नॉन वायलेंट होना चाहिए, ताकि ना तो हम दूसरों की तारीफ को गलत वे में एक्सेप्ट करें और ना ही कोई हमारी तारीफ को गलत समझे। किसी की भी तारीफ करने के पीछे का आपका एकमात्र इरादा उसकी लाइफ को बेहतर बनाना और उसे खुशी पहुंचाना होना चाहिए। आप दूसरों की तारीफ को सेलिब्रेट कीजिए। तारीफ के पीछे या इस सेलिब्रेशन के पीछे आपका कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको सच्ची तारीफ करने के लिए किसी खास शब्द या सेंटेंस की जरूरत है। ये इतना सिंपल है कि आप बस अगर सच्चे दिल से किसी को थैंक यू भी बोल दे तो भी सामने वाले के लिए वो तारीफ ही होती है। बस तारीफ करते समय आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तारीफ करने की भी एक कला होती है, और इस कला के बारे में बताते हुए रोजनबर्ग एक बेहद इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताते हैं। जब रोजनबर्ग ने फिलिस्तीन आर्मी के कुछ मेंबर्स को एनवीसी की ट्रेनिंग दी थी, दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बाद फिलिस्तीन आर्मी चाहती थी कि इनके कंट्री में शांति बनी रहे और लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। इसलिए उन्होंने अपने आर्मी के कुछ जवानों को रोजनबर्ग के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ था। रोजनबर्ग ने उन लोगों की ट्रेनिंग बेहतर ढंग से पूरी की, और फिर जब वो लोग अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वहां से जाने लगे, फिलिस्तीन आर्मी के हेड नफीज उनके पास आए और रोजनबर्ग से उन्होंने कहा कि वो उन्हें सूफी मुस्लिम के तरीके से खास तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर नजीफ ने रोजनबर्ग के दोनों हाथों में अपना हाथ रखा और बड़े ध्यान से उनकी आंखों में देखते हुए बोले, हम आप में अपना अल्लाह देखते हैं। इतना कहते हुए उन्होंने रोजनबर्ग के दोनों हाथों को चूम लिया। नजीफ चाहते तो सिंपली भी रोजनबर्ग को उनके काम के लिए थैंक यू बोल सकते थे या उनकी तारीफ में कुछ शब्द बोलकर बात खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोजनबर्ग को खास फील कराने के लिए खास तरह से उनकी तारीफ की। और शायद तभी तो रोजनबर्ग को आज तक वो इंसिडेंट याद है और उसके बारे में वो अभी तक बता रहे हैं।
तो हम जब भी किसी की तारीफ करें तो सच्चे दिल से करें। ऐसी तारीफ करें जो सामने वाले को सच्ची लगे, उसे ये ना लगे कि आप उनसे अपना काम करवाने के लिए तारीफ कर रहे हैं। इस बुक में हमें स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड के चैप्टर तक यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हमें हर तरह की सिचुएशन में खुद को शांत रखते हुए और बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से दूसरों के सामने अपनी बात रखनी है। इसलिए इस बुक का नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी किसी भी सिचुएशन में और लाइफ के किसी भी स्टेज में खुद को और खुद की बातों को नॉन वायलेंट रखना। वैसे किसी भी इंसान के वायलेंट होने का स्टेप उसकी बातों से ही शुरू होता है। ये बातें ही तो है जो आपको किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन बना रख देती है। ये बातें ही तो है जो दो देशों, समुदाय, लोगों के बीच दंगे भी करवा सकती है और इन लोगों के बीच प्रेम को भी बढ़ा सकती है। इसलिए हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द काफी नापा तोला हुआ और सोचा समझा हुआ होना चाहिए। एक बार आपकी बातें अगर नॉन वायलेंट हो गई तो फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की ये बुक समरी काफी पसंद आई होगी और निश्चित रूप से अब आप भी अपनी लाइफ में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के इन फॉर्मूलों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।